हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए नेशनल करंट अफेयर मई 2025 की बात यहाँ पर अपन करने वाले हैं। और ये आज की क्लास ऐसी क्लास है जिससे पक्का प्रश्न यहाँ से बनेगा। 20 प्रश्न यानी कि 20 नंबर आपको पक्के करने हैं, तो आप इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा। ये क्लास, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और पूरे मई माह का जितने भी नेशनल आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उनको यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। और आप अगर चाहें इस क्लास को कैसे भी देखें, डबल स्पीड में देखें या सिंगल स्पीड में देखें, जैसा आप चाहें वैसे देखें, लेकिन इस क्लास में जितने प्रश्न करवाए जाते हैं उन सभी प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कीजिए। और मैं निश्चित दावे के साथ कह सकता हूं कि इस क्लास को अगर आपने पूरा देख लिया तो 100% आपको परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आपको बस क्या करना है, इस क्लास को पूरा शिद्दत के साथ पूरी क्लास को अटेम्प्ट करना है। और हाँ, इस क्लास को एकदम पूरा ध्यानपूर्वक देखना है, यूं नहीं कि स्किप कर दो, इधर उधर हो जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बहुत ही शानदार और बिल्कुल परीक्षा के नज़दीक की क्लास है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो नेशनल करंट अफेयर की बात करेंगे यहाँ पर। जैसा कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, एग्ज़ाम डेट बहुत नज़दीक है। और पटवारी भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम डेट आपको पता ही है। हालांकि चर्चा तो बहुत चल रही है आगे पीछे होने की भी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम डेट यही रहने वाली है वीडियो और पटवारी भर्ती में। कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं होने वाला। देखो, नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आप अपनी तैयारी को अपने जैसे चल रही है उससे बेहतर करने का और प्रयास कीजिए। आज एग्ज़ाम हो तो भी आप तैयार रहें, कल एग्ज़ाम हो तो भी आप तैयार रहें। इस प्रकार की तैयारी आपकी होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की बिना किसी देरी के। बने रहिएगा मेरे साथ में। हो सकता है मेरे पढ़ाने की स्पीड थोड़ी धीरे हो, तो आप यूट्यूब के माध्यम से इस स्पीड को बढ़ा कर देखिएगा, लेकिन इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 14 से 25 मई 2025 को 78वां कान फिल्म महोत्सव आयोजित हुआ। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये आपको पता है कहाँ पर आयोजित हुआ। फ्रांस के अंदर ये फेस्टिवल होता है। आप चाहते हैं तो मैं पेन का कलर थोड़ा अलग कर लेता हूँ। कौन से क्रम का? 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल था और ये आपके फ्रांस के अंदर आयोजित हुआ। आपको बस क्या ध्यान में रखना है, एक तो 78वां याद रखना है, एक आपको फ्रांस याद रखना है, और एक आपको ध्यान में रखना है कि महोत्सव की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पामडी और अवार्ड किसे दिया गया। पामडी और अवार्ड यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड होता है इसका। तो ये आपके किसको दिया गया है, यही बस आपको बताना है। तो यहाँ पर ये पुरस्कार है वो किसको दिया गया? जाफर पनाही को दिया गया। महोत्सव की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पामडी और जो पुरस्कार है ये जाफर पनाही को दिया गया। और जाफर पनाही कौन है? ये ईरानी निर्देशक हैं, ईरान के हैं, निर्देशक हैं। क्या कौन है? फिल्म के निर्देशक हैं। और इनके निर्देशित फिल्म कौन सी है? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, ये इनकी फिल्म है। तो यहाँ पर दो कथन है, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर किया जाए, इसलिए मैंने ये दोनों सही वाला और आगे आएगा उस प्रश्नों को इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। तो आप बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे तरीके से इस क्लास को देखना है। तो ए और बी यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। 16 मई 2025 को क्या है? 16 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए, इसके लिए कौन से वर्ष के लिए? 2023 के लिए 58वां। तो यहाँ पर मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ वापिस से। और यहाँ पर कौन सा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया? जगत गुरु राम भद्राचार्य। किसको प्रदान किया गया है? जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को प्रदान किया गया। इसको जगत गुरु राम भद्राचार्य और प्रसिद्ध कवि और गीतकार गुलजार को वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। दो नाम ध्यान रखना है, राम भद्राचार्य और गुलजार। कौन सा क्रम का है? 58वां। आपको असत्य कथन बताना है, तो पहला तो बिल्कुल सत्य है। विनोद कुमार शुक्ल को 2025 का, बिल्कुल गलत, 2025 नहीं 2024 का। विनोद कुमार शुक्ल को 2024 को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और ये सम्मान पाने वाले विनोद कुमार शुक्ल है।
वो छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं और अंग्रेजी में लेखन के लिए दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे? राम भद्राचार्य और गुलजार को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे? विनोद कुमार शुक्ल को। 58वां है 2023 के लिए और 59वां है 2024 के लिए, 2025 का नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर असत्य कथन उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी लंबी चल सकती है, तो एकदम पेटी बांध के एकदम तसल्ली से बैठ जाइए। अगला है 21 मई 2025 को। कौन सा है? 21 मई 2025 को कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक। कौन है? कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। गीतांजलि श्री को 2022 में रेत की समाधि के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि कन्नड़ लेखिका जिसका नाम क्या है? बानू मुश्ताक, इनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है। और इनकी रचना कौन सी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इनकी रचना कौन सी है? तो इनकी रचना का नाम है हार्ट लैम्प। आपने पढ़ भी रखा होगा, लेकिन आपको ये दोबारा पढ़ना है, रिवीजन करना है और पूरी शिद्दत के साथ करना है। हार्ट लैम्प इसको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है। अब इस हार्ट लैम्प को अनुवाद किसने किया है? इसका अनुवाद किसने किया है? तो ये दीपा बिष्ट ने किया है। दीपा बिष्ट भी मिल सकता है, दीपा बास्टी भी मिल सकता है, ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा भी मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको दीपा का नाम ध्यान में रखना, दीपा बिष्ट के द्वारा इसका अनुवाद किया गया। रचना का नाम हार्ट लैम्प है। बानू मुश्ताक का नाम ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 इनको प्रदान किया गया। तो 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सत्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये पुरस्कार पाने वाली ये लेखिका है, ये आपके पहली लेखिका है। कन्नड़ जो लेखिका पहली कन्नड़ लेखिका है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, ये देखो बहुत कुछ यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो इसको जरा देख लीजिए। और कहानी संग्रह है, ये एक हार्ट लैम्प है, वो क्या है? एक कहानी संग्रह है। और इसका अनुवाद किसने किया? दीपा बिष्ट के द्वारा किया गया। ये पुरस्कार पहली बार किसी कन्नड़ कृति और किसी कहानी संग्रह को मिला है, यानी कि कन्नड़ में ये पहली बार ये पुरस्कार मिल रहा है। यह कृति किसके लिए? तो ये कृति आपके दक्षिण भारत की मुस्लिम महिलाओं के जीवन पर आधारित है, पितृसत्ता पर आधारित है, लिंग असमानता जो जेंडर इनइक्वालिटी है इस पर आधारित है, जाति और धर्म पर आधारित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही शानदार यहाँ पर कंटेंट आपको दिया जा रहा है, तो लास्ट तक बनी रहेगा, बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 6वीं सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये एक फैक्ट है और इस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन है, इसके तहत भारत की 6ठी सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? ये सेमीकंडक्टर आपको पता है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ऑटोमोबाइल है, पीसी है, डिस्प्ले, इन सब में ये चिप यूज होती है। और ये चिप की 6ठी इकाई है, वो आपके कहाँ स्थापित की जाएगी? जेवर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित की जाएगी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही वाला कथन बताना है। भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए अब विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। कौन सी 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमेरिका, चीन और जर्मनी ये 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल सही है। यह जानकारी किसने साझा की है? ये नीति आयोग के द्वारा ये डेटा है वो जारी किया गया। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम है। कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम, ये नीति आयोग के सीईओ हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 25 मई 2025 की ये बात है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगले आने वाले समय में दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत, ये भी आपको गर्व होना चाहिए। और आपके डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीनों कथन बिल्कुल सही है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही बराक 8, क्या है? बराक 8 मिसाइल का निर्माण भारत ने किस देश के सहयोग से किया? कौन सी मिसाइल है? बराक 8। ध्यान में रखना है, बराक 8 मिसाइल बहुत महत्वपूर्ण मिसाइल है। और ये आपके अभी आपको पता है चर्चा में रही थी,
तो ये कौन सी मिसाइल है, किसके सहयोग से बनाई जा रही है? तो बराक 8 की अगर बात करें तो ये नौसेना के लिए है और इसका निर्माण भारत के DRDO और इजराइल के सहयोग से किया जा रहा है। किसके सहयोग से? इजराइल के सहयोग से, प्लस भारत का कौन है? DRDO मिलकर इस मिसाइल का निर्माण कर रहा है, बराक 8 का। आपको बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फैक्ट वाले प्रश्न है, सीधे सीधे आपको ध्यान में रखना। बराक 8 का निर्माण DRDO और इजराइल के सहयोग से किया जा रहा है। हाल ही में चर्चित, ये सबसे महत्वपूर्ण देखो आ गया, ये अभी जो पाकिस्तान के साथ हुआ था उसमें इसने बहुत काम किया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चर्चित S-400 S-400 फ्रांस द्वारा विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। तो बताओ क्या ये फ्रांस द्वारा विकसित है? क्या बताइए जरा, ये किसने विकसित किया है? तो ये S-400 है, फ्रांस द्वारा नहीं। किसके द्वारा विकसित किया गया है? रूस द्वारा विकसित किया गया है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको ट्रायम्फ के नाम से भी जाना जाता है। ट्रायम्फ के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसने विकसित किया? इसको रूस के द्वारा विकसित किया गया है और ये भारत को सौंपा गया था। भारत को सौंपा गया था, आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में 3 संचालित है भारत के अंदर। ये वर्तमान में कितने हैं? 3 S-400 है वो भारत के अंदर है और 2 और संचालित आने वाले समय में होने वाले हैं। 5 के लिए यहाँ पर MOU हुआ था, समझौता हुआ था रूस और भारत के बीच। तो पहला कथन तो हो गया आपके गलत। S-400 किसका है? रूस का है। इसे भारत में सुदर्शन चक्र कहा जाता है, बिल्कुल सही है। भारत में इसको सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है और आपके इसकी रेंज है वो 400 किलोमीटर तक है, इसीलिए इसको S-400 नाम दिया गया है। किसके? S-400 इसको नाम दिया गया है। इसकी रेंज कितनी है? 400 किलोमीटर है और ऊंचाई में इसकी रेंज कितनी है? 30 किलोमीटर तक ये ऊंचाई में भी लक्ष्य को साध सकता है। तो S-400 किसका है? रूस का है। आपसे पूछा जा सकता है। भारत को इसमें सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। ये क्यों? ये अभी पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ था उसमें ये चर्चा में रहा था, इसलिए इसको पूछा जा सकता है। और भारत कितने खरीद रहा है? तो भारत ये रूस से 5 ले रहा है, 3 कार्यरत हैं और 2 और शुरू होने वाले हैं। तो ये पाकिस्तान के जो हवाई हमले हुए थे उसमें इसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर किया था सुदर्शन चक्र ने। तो केवल 2 कथन यहाँ पर सही है, बी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में खबरों में रही ब्रह्मोस मिसाइल। देखो ब्रह्मोस तो है, हमेशा खबरों में ही रहती है, बहुत ही शानदार मिसाइल है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। इसका निर्माण भारत और किस देश के संयुक्त उद्यम के रूप में किया जा रहा है? तो भाई भारत का पुराना दोस्त है, कौन है? रूस। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया गया था और जो नूर खान एयरबेस है, नूर खान एयरबेस किसका? पाकिस्तान का। इसको तबाह करने में इस ब्रह्मोस का ही इस्तेमाल किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस ब्रह्मोस के नाम की अगर बात करें तो आपको अगर पता हो तो आप बता दीजिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। इसका नाम है, भारत की एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। भारत की नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। और रूस की भी एक नदी है जिसका नाम क्या है? मोस्कावा। क्या नाम है? मोस्कावा रिवर है। इस दोनों को मिला के ब्रह्मोस नाम दिया गया है, ब्रह्मोस। तो ऐसे इसका नाम दिया गया ब्रह्मोस। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसके सहयोग से विकसित है? रूस के सहयोग से इसका विकास किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो रूस में, भारत में कौन है? DRDO है ही, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट कुसा के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। प्रोजेक्ट कुसा, तो प्रोजेक्ट कुसा क्या है ये आपको बताना है। तो प्रोजेक्ट कुसा सतह से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है, बिल्कुल सही है। सतह से हवा में मार करने वाली, कहां से? सतह से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है। रूस के S-400 के समान है ये किसके समान है? रूस का जो S-400 अभी हमने बात की थी उसके समान है, लेकिन ये क्या है? स्वदेशी है, लंबी दूरी की रक्षा प्रणाली है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रूस के 400 S-400 के समान स्वदेशी रक्षा प्रणाली कौन सी है? तो ये है प्रोजेक्ट कुसा। ठीक है, और इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, BEL के द्वारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा इसका विकास किया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका प्रोटोटाइप लगभग अब तैयार होने को है, लगभग 1 साल में इसका प्रोटोटाइप है तैयार हो जाएगा। तो इसमें असत्य कथन पूछा है, तो असत्य इसमें कुछ नहीं है, इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आकाश तीर।
बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। आकाश तीर, ये भी एक बहुत ही शानदार चीज है, अभी आपको देखने को मिलेगा। तो आकाश तीर क्या है? भारत की एक स्वदेशी, अत्याधुनिक स्वदेशी और एआई आधारित वायु रक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम भारत का स्वदेशी है, अत्याधुनिक है और एआई आधारित है। आकाश तीर, तो ये आकाश तीर लिखा है, आकाश तीर समझना इसको। तो इसका विकास किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका विकास डीआरडीओ, इसरो और ये बीईएल के भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों सही, सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखें, आकाश तीर क्या है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा कुछ ड्रोन लॉन्च किए गए थे और मिसाइलें भी लॉन्च की गई थी, तो उनको इंटरसेप्ट इसी के द्वारा किया गया था, आकाश तीर के द्वारा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनता है। जो जो चर्चा में रहा वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। मई का करंट है और मई में वो घटना घटित हुई, तो यहाँ पर शानदार वाले प्रश्न बनने की संभावना है। अब देखिए यहाँ पर है कि रक्षा मंत्री 11 मई 2025, जिसको भी तारीख याद रहे वो पढ़ लेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल के एकीकरण और परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ये भी बहुत शानदार प्रश्न बनता है। ब्रह्मोस से संबंधित है, इसका एकीकरण और परीक्षण के लिए एक केंद्र का उद्घाटन किया है और ये केंद्र आपके कहां पर है? तो इस केंद्र का उद्घाटन किया गया लखनऊ में। और लखनऊ कहां पर है आप जानते ही हो, लखनऊ आपके यूपी के अंदर है। इसका टारगेट है कि 80 से 100 मिसाइल प्रति वर्ष आपके यहाँ पर निर्माण की जाएगी और भविष्य में ये टारगेट है ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पर मिसाइल का है उत्पादन किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एकीकरण और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया? यूपी के लखनऊ के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने देश के पहले स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का परीक्षण कहाँ किया? देश का पहला है, देश का क्या है? पहला। कैसा है? स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप जो है, एयरशिप प्लेटफॉर्म है, इसका उद्घाटन आपके कहां पर परीक्षण किया गया है? तो इसके परीक्षण की अगर बात करें तो इसका परीक्षण किया गया मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, ये आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में इसका सफल परीक्षण किया है। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप, एसएपी भी इसको कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म, एसएपी। और मध्य प्रदेश में कहां पर? श्योपुर से, श्योपुर एमपी से इसका सफल परीक्षण किया गया। ये टेलीकम्युनिकेशन सर्वेक्षण और निगरानी का काम करेगा। कौन? स्ट्रेटोस्फेरिक, ये सेप है, एसएपी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखो, भारतीय नौसेना को कौन सा पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक उथला जलपोत सौंपा गया है? कौन सा उथला जलपोत है? ये सबसे महत्वपूर्ण आ गया, उथला जलपोत। तो सबसे पहले तो देखो, ये उथला जलपोत है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अर्नाला। क्या नाम है? अर्नाला नाम है। इसके निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण पीपीपी मोड पे किया जा रहा है। तो एक था लार्सन एंड टुब्रो और इसके साथ मिल करके पीपीपी मोड पे इसका निर्माण है वो किया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये ऐतिहासिक किला महाराष्ट्र का आपने सुना होगा, महाराष्ट्र का वसई में स्थित एक ऐतिहासिक किला है जिसका नाम अर्नाला है और इसी अर्नाला के नाम पर इसी का युद्धपोत का नाम रखा गया अर्नाला। और ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें 80% ये क्या है? स्वदेशी है। 80% चीजें इसमें लगी है वो स्वदेशी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, हाल ही में भारत के किस स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ड्रोन प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया? एंटी ड्रोन प्रणाली बहुत ही शानदार है ये भी। ये आपके एंटी ड्रोन प्रणाली है, इसमें मैं थोड़ा हिंट देता हूं आपको, अगर आपको याद है तो बताइए। लेकिन भगवान परशुराम का नाम आपने सुना होगा, भगवान परशुराम। और परशुराम का जो शक्तिशाली आप क्या है? भार्गव अस्त्र। क्या है? भार्गव अस्त्र। और इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है भार्गवास्त्र। क्या नाम रखा गया? भार्गवास्त्र नाम रखा गया है। और इसकी अगर बात करें तो इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो इसका विकास किया गया सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा विकसित ये
किया गया है? सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड, किसका विकास किया गया है? भार्गवास्त्र का। ये कैसा है? ये एंटी ड्रोन प्रणाली है। एंटी ड्रोन प्रणाली है, भारत की स्वदेशी प्रणाली है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका परीक्षण है वो आपके ओडिशा में किया गया है। इसका परीक्षण कहाँ से किया गया, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। परीक्षण है ओडिशा में किया गया इसका, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये देखो, भारत ने, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है इसके बारे में क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भार्गवास्त्र का ओडिशा की सिवाड़ फायरिंग रेंज में इसका परीक्षण किया। इसका विकास एंड डिजाइन सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा किया गया। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा किया गया। इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर है और इसका नाम भगवान परशुराम के भार्गव अस्त्र से प्रेरित है। ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है, कंटेंट पूरा आपको टेलीग्राम पर मिलने वाला है। अगला है, हाल ही में 2 मई 2025 को नरेंद्र मोदी द्वारा नवदुर्गा मिसाइल परीक्षण केंद्र की आधारशिला कहां रखी गई? बहुत ही शानदार है। मिसाइल परीक्षण केंद्र, एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र है, उसकी आधारशिला रखी गई है और ये आपके कहां पर रखी गई है ये आपको बताना है। तो ये परीक्षण केंद्र है वो किसके लिए होगा? तो ये परीक्षण केंद्र होगा डीआरडीओ के लिए। इसके लिए डीआरडीओ के लिए होगा और ये डीआरडीओ द्वारा ही यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। और इसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है नवदुर्गा। क्या नाम दिया गया? नवदुर्गा नाम दिया गया है। कहां पर है ये? तो ये आपको ध्यान में रखना है, कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में कहां पर? कृष्णा जिले में है। कृष्णा जिले में। तो ये आंध्र प्रदेश, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नवदुर्गा का आधारशिला कहां पर रखी गई है? आंध्र प्रदेश में रखी गई है। ये आपके डीआरडीओ के द्वारा एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र है वो स्थापित किया जा रहा है। अगला है, अगला प्रश्न देखो, फिर से कथन वाला प्रश्न आ गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और यहां पर आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है। 18 मई 2025 को इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 लॉन्च किया। 18 मई 2025 को इसरो का मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आपके EOS-09 लॉन्च किया। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके लॉन्च किया गया PSLV C61 के द्वारा। किसके द्वारा? PSLV C61 द्वारा ये लॉन्च किया गया। और कहां से लॉन्च किया गया? तो इसकी अगर बात करें तो ये श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया। श्री हरिकोटा सतीश धवन केंद्र, सतीश धवन केंद्र से, अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया PSLV C61 के द्वारा। और ये भारत का, यानी कि अगर बात करें इसरो की, तो इसरो का ये 101वां मिशन था। कौन सा? 101वां मिशन था। याद रखने के लिए मैं बता देता हूं, देखो 101 और उधर 61 आ रहा है, तो दोनों में लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 61 101। इसे याद रख लेना। ये आपके EOS-09 को यहाँ पर लॉन्च किया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये मिशन क्या रहा? असफल रहा। असफलता ही सफलता का मार्ग है। तो ये असफल रहा, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा उड़ेंगे और सफलता हासिल हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ये पृथ्वी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये किसकी जगह भेजा गया था EOS-09? तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, जैसे वीडियो वगैरह में से एग्जाम प्रश्न आते हैं। तो ये EOS-04 के स्थान पर भेजा गया था, क्योंकि EOS-04 है वो अब पुराना हो गया, उसके लिए अब EOS-09 लॉन्च किया गया था, उसके स्थान पर इसको भेजा गया। तो ये भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का 100वां मिशन बिल्कुल नहीं। कौन सा था? 101वां मिशन था। दूसरा कथन गलत है, केवल पहला सही है। ए ऑप्शन आपका उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी प्रदान करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा है? अंतरिक्ष औद्योगिक नीति, राज्य अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को प्रदान करने वाला कौन सा राज्य है? तीसरा राज्य बताइए। तो यहां पर अगर बात करें तो अभी तीसरा राज्य तो आपके बना है तमिलनाडु। कौन बना है? तमिलनाडु तीसरा राज्य है। इससे पहले कर्नाटक और गुजरात ऐसा कर चुके हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंतरिक्ष में जो इकोसिस्टम है उसको समर्थन देने के लिए ये आपके अंतरिक्ष औद्योगिक नीति तैयार
की जाती हैं। तो तीसरा कौन है? तमिल। तैसे तीसरा, तैसे तमिलनाडु। कर्नाटक और गुजरात ऐसा कर चुके हैं पहले से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 3 राज्य अंतरिक्ष औद्योगिक नीति जारी कर चुके हैं, मंजूरी मिल चुकी। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में 19 मई 2025, बहुत ही शानदार है ये भी। 19 मई 2025 को WHO ने भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया। बिल्कुल गलत बात है। भारत ट्रेकोमा मुक्त कब हुआ? भारत ट्रेकोमा मुक्त घोषित तो WHO ने किया, लेकिन मुक्त होने की घोषणा कब हुई, ये आपको तारीख है ना वो गलत दी गई है। तो ये घोषणा तो हो गई थी 8 अक्टूबर 2024 को ये घोषणा हो चुकी थी। तो इस तारीख को क्या हुआ है? 19 मई 2025। तारीख कौन सी? 19 मई 2025। इसको क्या मिला है? अभी हमारे को प्रमाण पत्र मिला है। भारत को ट्रेकोमा मुक्त होने का प्रमाण पत्र है, वो अभी मिला है मई में। ठीक है, तो ये ट्रेकोमा एक संक्रामक नेत्र रोग है, बिल्कुल सही बात है, जो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस नामक जीवाणु के कारण होता है। बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और कौन सा बैक्टीरिया है? क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। ऐसा कोई नहीं पूछता, बस आपको तो ये ध्यान रखना, नेत्र से संबंधित, आंखों से संबंधित रोग है, और ये भारत इससे मुक्त हो चुका है। तो केवल कथन 2 सही है, कथन 1 गलत हो गया, केवल कथन 2 सही। तो बी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है, आप लास्ट तक देखिए तो सही। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा में समाचार प्रस्तुत करने वाली AI आधारित वर्चुअल न्यूज एंकर अंकिता किसने लॉन्च की है? एकदम फैक्ट वाला है। तो असमिया भाषा में अंकिता किस भाषा में समाचार पढ़ेगी? तो ये पढ़ेगी असमिया भाषा में। कौन सी? असमिया भाषा में समाचार पढ़ने के लिए एक अंकिता है, ये AI आधारित एंकर है, और ये असमिया से आपको ध्यान में रखना, असम ने लॉन्च की है। ए से असम, ए से अंकित, ए से आधारित अंकिता, और ए से असमिया भाषा, ए से AI आधारित, सब कुछ ऐसा ही है। अगला है, किस राज्य ने देश की पहली विस्टाडोम कोच वाली पर्यटक रेल शुरू की है? किस कोच वाली? विस्टाडोम। विस्टाडोम कोच वाली पर्यटक ट्रेन किसने शुरू की है? ये भी जंगल सफारी के लिए। ये किसके लिए? जंगल सफारी। जंगल सफारी के लिए पहली बार देश में क्या हुआ है? देश में पहली बार ऐसा हो रहा है। देश में पहली बार किसने लॉन्च की है, किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने शुरू की है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है कि ये आपके प्राकृतिक दृश्य है, उनको करीब से, बिल्कुल एकदम करीब से देखने का मौका देती है। इससे क्या होगा? इससे इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इको टूरिज्म को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। तो मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहां पर खोदा गया है? भूतापीय उत्पादन कुआं कहां पर खोदा गया है? तो यहां पर अगर बात करें तो पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहां पर? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया है। और इसमें कहां पर? दिरांग में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में खोदा गया। फैक्ट है, सीधा सीधा ध्यान में रख लेना, ज्यादा कोई खास विशेष नहीं है। पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय कुआं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, आ गया सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से। यहां पर है IGLAS, इग्ला एस रूस का, इग्ला एस रूस का अत्याधुनिक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी नई खेप रूस ने भारत को सौंपी है। किसको? भारत को। इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। पूछा जा सकता है इग्ला एस क्या है, यह भी पूछा जा सकता है इग्ला एस किस देश का है? तो इग्ला एस रूस का है। इग्ला एस एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। मैन पोर्टेबल का मतलब क्या है? कि आदमी इसको उठा के कहीं भी ले जा सकता है। तो ये आपके अगर बात करें तो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टरों को नष्ट करने में सक्षम है। और इसके लिए
भारत और रूस के बीच 260 करोड़ रुपए की डील हो चुकी है। इसकी 260 करोड़ रुपए की डील हो चुकी है। इसकी रेंज की बात करें तो ये आपके वैसे रेंज 5-6 किलोमीटर है और ऊंचाई में बात करें तो 3.5 किलोमीटर ऊंचाई में भी इसकी रेंज है। तो बिल्कुल दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। ऑपरेशन ओलिविया का संबंध किससे है? ऑपरेशन ओलिविया किसने चलाया और किसके लिए चलाया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑपरेशन ओलिविया है वो आपके ओलिव रिडल कछुओं के संरक्षण के लिए चलाया जाता है। इसके लिए ओलिव रिडले कछुओं के लिए ये मिशन है वो चलाया जाता है। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा चलाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है। इसको कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये चलाया जाता है। कहां पर चलाया जाता है? उड़ीसा के अंदर। कहां पर? उड़ीसा के अंदर ये मिशन चलाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ओलिव वाला, पूछा जाता कई बार। हाल ही में WHO ने केरल के कोझिकोड, क्या है? केरल, केरल देखो एक अभी और चर्चा में था, उसने रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य कर दी 10वीं तक के लिए। 10वीं तक के लिए क्या कर दिया? रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य कर दी। बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है केरल ने। तो यहां पर है, हाल ही में WHO ने केरल के कोझिकोड को ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल किया है। ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल तो किया है, लेकिन ये केरल राज्य का क्या है? कोझिकोड जगह क्या है? कोझिकोड जगह है। ये आपको ध्यान में रखना है, केरल की है, ध्यान रखें। अगला है, यह शहर यूनेस्को द्वारा साहित्य शहर के रूप में भी मान्यता इस शहर को मिल चुकी है। बिल्कुल सही है, कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा साहित्य शहर के रूप में भी मान्यता प्राप्त हो चुकी है। तो यहां पर ये सबसे महत्वपूर्ण है, साहित्य शहर। साहित्य शहर कौन सा है? कोझिकोड। कौन सा शहर साहित्य शहर के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है? कोझिकोड। और कोझिकोड आपके कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, केरल का कोझिकोड साहित्य शहर के रूप में और ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज और कम्युनिटीज में भी इसको शामिल कर लिया गया है। तो कोझिकोड आपके बहुत ज्यादा चर्चा में है, पूछा जा सकता है। तो भारत का पहला साहित्य शहर है, तो वैसे भी पूछा जा सकता है। दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दुनिया की सबसे उच्च रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च की है? तो देखो, दुनिया की सबसे उच्च रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली यानी कि फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है और इसका नाम है भारत फोरकास्टिंग, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, BF, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, BFS। ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आपके क्या करता है? मौसम का पूर्वानुमान लगाता है, विशेष रूप से छोटे पैमाने की घटनाओं के लिए सटीक भविष्यवाणी के लिए ये काम करेगा। तो ये आपको किसके द्वारा ये विकसित किया गया है, ये आपको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है। तो इसका विकास करने वाला संस्थान कौन सा है? संस्थान का नाम लिखिए, भारतीय उष्णकटिबंधीय, भारतीय उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, इसके द्वारा इसका विकास किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये इसका शॉर्ट नाम क्या है? IITM। और ये कहां पर है? पुणे में है, IITM पुणे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत हो गया दुनिया की सबसे उच्च रेजोल्यूशन वाली, इसलिए दुनिया की सबसे उच्च है, तो अब महत्वपूर्ण प्रश्न बनता ही है। हाल ही में भारत सरकार ने भारत की तट रेखा की लंबाई को संशोधित कर दिया है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा जियोग्राफी के अंदर। तो भारतीय तट रेखा की लंबाई को संशोधित करके कितना कर दिया?
तो ये आपके 11,098.81 किलोमीटर कर दिया गया है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो पूर्व में थी, पहले जो लंबाई थी उसका लगभग 47% अधिक है। पहले कितने थी? पहले पूर्व में, तो पूर्व में थी 7,516.6 किलोमीटर। अब इससे क्या है, अब इससे 47% अधिक है। अब है वो 47% अधिक है। तो सबसे ज्यादा किसकी है? तो सबसे ज्यादा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की। इसकी अंडमान निकोबार की कितनी है? 3,083। सबसे कम किसकी है? तो सबसे कम है गोवा की। ये तो होगी सर्वाधिक। और उसके बाद कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप के बाद उसके बाद गुजरात है। ये दिख रहा है ना आपको 2,340। ये किसकी है? ये गुजरात की है। ठीक है, तो राज्य में गुजरात है। गुजरात राज्य है, यहां पर ध्यान रखना। गोवा की अगर बात करें तो ये आपके न्यूनतम है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। तो संशोधित करके कितना कर दिया? 11,098.81 कर दिया। पहले 7,000 ये कुछ था। ठीक है, 7,000 कुछ पहले हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहां आयोजित हुई? तो आपसे बैठक पूछे कि नहीं पूछे, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इसका विषय क्या था, थीम क्या थी इसकी। विषय पूछ सकता है, थीम पूछ सकता है। आजकल थीम वाले प्रश्न ज्यादा आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। थीम क्या थी? विकसित राज्य से विकसित भारत, विकसित राज्य से विकसित भारत, विकसित राज्य से विकसित भारत @2047। ये इसकी थीम थी, विकसित राज्य से विकसित भारत @2047। ये आपके किसकी थीम थी? नीति आयोग के 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की थीम थी। इसमें आपकी अध्यक्षता किसके द्वारा? तो अध्यक्ष कौन है नीति आयोग का? अध्यक्ष होता है नरेंद्र मोदी जी। कौन? नरेंद्र मोदी का नाम आपको ध्यान में रखना है। बैठक हुई है नई दिल्ली के अंदर, तो ये तो आप ध्यान में रख ही लोगे। थीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो भारत का पहला है, तो आपने भी पहले ही याद करना है इसको। तो भारत का पहला कौन सा है भाई? तो भारत का पहला तो हो गया मिजोरम। दूसरा कौन सा हो गया? गोवा। तीसरा कौन सा हो गया? त्रिपुरा। तो इन तीनों को ध्यान में रखना है। पहला उत्तर हो जाएगा मिजोरम। और मिजोरम राज्य की साक्षरता दर हो गई है 98.20%। ये कार्यशील साक्षरता है। सामान्य तौर पर क्या है? लिखना, पढ़ना और गणना आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन भारत के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा चलाया गया? पाकिस्तान के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ये आपको बताना है। तो यहां पर आपके जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और 7 मई को, तो उसके बाद बहुत सारी उसके बाद में पहले घटनाएं घटित हुई हैं, उनसे संबंधित ये हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो पाकिस्तान के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ये आपको बताना है। तो पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन बुनियान अल मरसूश चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया, पाकिस्तान के खिलाफ कब चलाया? 7 मई 2025 को चलाया। कब? 6-7 मई की रात को चलाया भारत के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर ऑपरेशन सिंदूर था। ऑपरेशन सिंधु भारत ने ही चलाया। किसके लिए चलाया? ईरान के लिए, यानी कि ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन ओक सीबीआई ने चलाया, यौन शोषण के संबंधित। ये किससे संबंधित है? यौन शोषण से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे ऑपरेशन हैं भारत के द्वारा चलाए जाते हैं, उन सभी को आपके ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछ लूं कुछ ऑपरेशन, ऑपरेशन ब्रह्मा भारत ने क्यों चलाया, ये भी आप बता दीजिए।
अगर आपको पता है तो। ऑपरेशन अजय, बताइए देखें। ऑपरेशन केलर, बताइए। ये ऑपरेशन तो बताइए कम से कम। आगे बढ़ते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन शामिल हुआ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य, तो ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना किसके द्वारा? ब्रिक्स के द्वारा। ब्रिक्स देशों का बैंक है ये। और इसके अंदर नया सदस्य कौन शामिल हुआ है? तो इसकी सदस्यता के रूप में आपके अल्जीरिया शामिल हुआ है। कौन हुआ है? अल्जीरिया शामिल हुआ है। डी ऑप्शन आपका उत्तर है, हो जाए। अगला है, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य? ये सौर गठबंधन भाई भारत की परिकल्पना है और इसमें इसका मुख्यालय भारत के अंदर है। इसका मुख्यालय कहाँ है? भारत के अंदर है। इसका मुख्यालय कहाँ है? भारत में है। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका मुख्यालय भारत में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? भारत के गुरुग्राम में है। गुरुग्राम, भारत क्या है? गुरु है, और गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। ये आपको ध्यान में रखना है। और गुरुग्राम कहाँ है ये तो आप जानते ही हो, हरियाणा के अंदर है। भारत और फ्रांस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। भारत और फ्रांस, भारत प्लस फ्रांस ने इसकी शुरुआत की थी। और कब की थी? तो ये शुरुआत की थी COP 21 के अंदर। COP 21 में इसकी शुरुआत हुई थी। COP 21 के अंदर। अभी 123वां सदस्य कौन बना है? तो ये आप बना है अंगोला। कौन बना है? अंगोला इसका सदस्य बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो। 26 मई 2025 को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन है? आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। छियालीसवां, 42वां नहीं है यहाँ पर। कितना करना है आपको? 46वां करना है। 42वें की जगह 46वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। इसकी थीम समावेशिता और स्थिरता थी। तो आजकल आपकी थीम ही पूछी जा रही है, तो आपको थीम सबसे महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखनी है। तो पहला कथन तो आपके हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पर 42वां दिया हुआ था। आसियान का कौन सा सम्मेलन हुआ है? 46वां सम्मेलन हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। थीम थी समावेशिता और स्थिरता। क्या थीम थी? समावेशिता और स्थिरता। तो दूसरा कथन यानी कि केवल बी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, किस देश को 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन APO का अध्यक्ष बनाया गया है? APO का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये अध्यक्ष बनाया गया है भारत को। एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारत को बनाया गया है। सीधा सीधा ध्यान में रखना है। वैसे कोई खास विशेष और बात इसके बारे में नहीं है। अगला देखो, असत्य कथन। हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, बहुत ही शानदार रिपोर्ट है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने विश्व प्रेस सूचकांक 2025 जारी किया। बिल्कुल जारी किया, इसमें कोई आपके संदेह नहीं है। तो यहां पर अगर बात करें तो ये 2025 जारी हो चुका है। इसमें भारत कुल, इसमें भारत नहीं, इसमें कुल 180 देश शामिल थे। भारत सहित 180 देश यहां पर शामिल थे। और सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत आपके 180 देशों में 159वें स्थान पर नहीं रहा है। ये पिछली बार थी, ये रैंक तो पिछली बार थी, पिछली बार। वर्तमान में इसकी रैंक क्या है? वर्तमान में भारत की रैंक में सुधार हुआ है और भारत की रैंक हो गई है 151। वर्तमान में भारत की रैंक कितनी है? 151 है। किसमें? प्रेस सूचकांक इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 नंबर पर है 180 देशों के अंदर। तो ये सुधार हुआ है, 159 से 151 पर आ गया। दोनों ही रैंक आपको ध्यान में रखना है। 159 पिछली बार थी, अब की बार 151 है। कितना सुधार हुआ है? कितने रैंक का सुधार हुआ है? तो देखो ये कितनी रैंक का सुधार हो गया? 8 रैंक का सुधार हो गया यहाँ पर।
ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे निम्न स्तर पर कौन है? इरिट्रिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चीन है वो 178वें पे है, पाकिस्तान 158वें पे है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है? एक दो बार यही पूछा गया था। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यानी कि रिपोर्टर्स हैं उनके लिए कोई आपके बॉर्डर सीमाएं नहीं होती हैं, ऐसे करके आप ध्यान में रखना प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के लिए। तो यहाँ पर असत्य कथन कौन सा हो गया? सी हो गया। भारत का स्थान 151वां है वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। फोर्ब्स की लिस्ट आ चुकी है। फोर्ब्स की 10वीं वार्षिक सूची के अंदर आपके फोर्ब्स 30 अंडर 30 यानी कि 30 सालों के अंदर अंदर के 30 व्यक्तियों की यहाँ पर सूची निकाली गई 2025 के अंदर। तो किस देश के प्रतिनिधि इसमें सर्वाधिक हैं? तो भारत के प्रतिनिधि यहाँ पर सर्वाधिक हैं फोर्ब्स की लिस्ट में। अंडर 30 वाली लिस्ट में भारत के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर है, बस इतना ध्यान में रखना है। कितने हैं ये भी आपसे पूछे तो 94 लोग यहाँ पर शामिल हैं भारत के। कितने? 94, 94। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 6 मई 2025 को भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कई सालों की मिन्नतों के बाद ये काम हुआ है। मतलब मिन्नतें तो भारत ने तो क्यों की है, बाकी जिसको सामान बेचना है उसी ने की होगी। तो यूनाइटेड किंगडम ने आपके मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये 3 सालों की बातचीत का जो परिणाम है यूनाइटेड किंगडम, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2025 जारी की गई। ये भी बहुत अच्छी रिपोर्ट है, ये भी पूछी जा सकती है। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई है 2025 की। 2025 की रिपोर्ट जारी की गई है और ये रिपोर्ट आपके 2023 के आंकड़ों पर आधारित है। कौन से? 2023 के आंकड़ों पर आधारित है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसमें मानव विकास सूचकांक में 3 स्थानों की भारत ने प्रगति की है। भारत ने कितनी प्रगति की है? भारत ने 3 स्थानों की प्रगति की है। तो भारत 2022 की अगर बात करें तो 2022 में भारत आपके कौन से स्थान पर था? 133वें स्थान पर था। भारत कौन से स्थान पे? 133वें पे था। अभी ये 2023 की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट देखो 2023 की है, 2025 में जारी हुई लेकिन आंकड़े 2023 के हैं। और इसमें भारत की रैंक कौन सी? 130वीं है। तो भारत 130वीं रैंक पर आया है। तो कितने स्थानों का सुधार हो गया? 3 स्थानों का यहाँ पर भारत ने सुधार किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। हाल ही में थाईलैंड की ओपल सुचाता, ये भी ठीक ठाक प्रश्न है। ओपल सुचाता चुआंगसरी ने 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। तो इन्होंने 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता, बिल्कुल सही बात है। इसमें भारत की नंदिनी गुप्ता टॉप 20 तक पहुंची, ये भी बिल्कुल सही बात है। इस दौरान सोनू सूद जो अभिनेता है, एक्टर है सोनू सूद, उसकी बात कर रहे हैं। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इसको प्रदान किया गया है। तो ये सब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये आपके हैदराबाद में ये फंक्शन हुआ था पूरा ही मिस वर्ल्ड वाला। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ओरन भूमि संरक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? अब देखो ये प्रश्न क्यों लिया है, आप राजस्थान का है लेकिन राजस्थान में वन और वन्य जीव का टॉपिक लगता है और वन और वन्य जीव का टॉपिक आपके भूगोल में लगता है। तो भूगोल को करंट अफेयर के साथ जोड़ा जा सकता है और प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसके लिए ये करंट अफेयर में चर्चित है, तो इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो ये आपको ध्यान में रखना, जितेंद्र राय गोयल। किसकी अध्यक्षता में गठित हुई है समिति? जितेंद्र राय गोयल की अध्यक्षता में यह समिति गठित हुई है। इससे ज्यादा आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं खेलों वाले। हाल ही में महाराष्ट्र में आयोजित 4th यानी कि चौथी फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है ये आपको बताना है। कहां पर? अमरावती महाराष्ट्र में जो फेडरेशन कप हुआ है। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना ध्यान में रख लो कौन सा पदक जीता है। तो यहाँ पर रजत पदक जीता है राजस्थान की टीम ने, बस इतना ध्यान में रख लो। और फाइनल में राजस्थान है वो हार गई थी रेलवे टीम के द्वारा। फाइनल में रेलवे टीम जीत गई थी। आगे देखो भाई, अगला क्या है। हाल ही में राजस्थान, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, करंट अफेयर के अंदर पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है।
क्योंकि जीआई टैग है वो अकेले राजस्थान का नहीं है, नेशनल लेवल का है। तो जीआई टैग किसको मिला है? सांगरी को मिला है। राजस्थान का उत्पाद है सांगरी, खेजड़ी का उत्पाद है, खेजड़ी का फल है सांगरी, उसको आपके टैग मिला है। तो ये 18वां टैग नहीं है, ये कौन सा है? 17वां टैग मिला है। कौन सा? 17वां टैग मिला है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले आपके सोजत की मेहंदी को टैग जीआई टैग मिल चुका है, और ये कौन सा था? 16वां। सोजत की मेहंदी को 16वां जीआई टैग मिला है, राजस्थान की सांगरी को 17वां जीआई टैग मिला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। तो आपके दूसरा कथन तो सही है, लेकिन पहला कथन गलत हो गया, तो बी ऑप्शन आपका उत्तर होगा, केवल 2 सही। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में राजस्थान के 2 सांसदों का चयन हुआ है। ये आगे प्रश्न और आएगा, ये सांसद रत्न वाले में, तो उसमें ये 2 प्रकार से प्रश्न है, तो ध्यान रखें। अभी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 2 सांसदों का चयन हुआ है, किसमें? संसद रत्न अवार्ड 2025 के लिए, और इसमें एक तो पीपी चौधरी और एक मदन राठौड़ हैं, जो कि आपके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये पीपी चौधरी है, पी से पीपी और पी से पाली के सांसद हैं ये, और मदन राठौड़ आपके राज्यसभा सांसद हैं। ये क्या है? राज्यसभा सांसद हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ जी और पीपी चौधरी जी को ये आपके सांसद रत्न अवार्ड के लिए चुना गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। पीपी चौधरी जी आपसे सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनको 2015 और 2016 में भी संसद रत्न पुरस्कार मिल चुका है, तो ये आप ध्यान रखें। दोनों ही कथन सही है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आपके किसके द्वारा? प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन, ये इसके द्वारा ये अवार्ड है वो दिए जाते हैं। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा ये संसद रत्न अवार्ड दिया जाता है, ये भी ध्यान रखें। अगला देखो, 16वीं विधानसभा में ये समितियों का गठन हुआ है, और इसमें असुमेलित युग्म को आपको छांटना है। तो बताइए फटाफट से। बहुत ही शानदार शानदार समितियां, अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर एक शॉर्ट ला दिया जाए, तो आपको बहुत आपके हेल्प मिल जाएगी इसमें। तो इसमें जो विधानसभा है वो 16वीं विधानसभा है। अभी राजस्थान का करंट अफेयर क्यों शामिल कर रहे हैं? क्योंकि राजस्थान में जो सिलेबस दे रखा है ना पटवारी में, उसमें विधानसभा दे रखी है, और विधानसभा से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 16वीं विधानसभा आपको पढ़नी पड़ेगी। तो 16वीं विधानसभा से महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर नियम समिति है, उसके आपके प्रमुख कौन है? वासुदेव देवनानी है सभापति, इनको क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं। तो नियम समिति के सभापति कौन? वासुदेव देवनानी। प्रश्न एंड संदर्भ समिति है, इसके सभापति कौन है? तो इसके सभापति आपके कौन है? आपकी बात करें किसकी? नियम वाले की, सॉरी, प्रश्न एवं संदर्भ समिति की, तो इसके हैं क्या नाम आएगा? संदीप शर्मा। कौन है? संदीप शर्मा। संदीप शर्मा। और कल्पना देवी है, ये महिला और बाल कल्याण समिति के हैं। महिला व बाल, मैं इतना ही लिख रहा हूं, महिला और बाल समिति, ध्यान रख लेना, बाल कल्याण समिति की सभापति कल्पना देवी। पिछड़े वर्ग के हैं केसाराम चौधरी। पिछड़े वर्ग को कौन उभारेगा? पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति चौधरी जी। और अनुसूचित जाति का कल्याण कौन करेगा? विश्वनाथ मेघवाल। और जनजाति, अगर अब जनजाति की भी लिख लो, जनजाति का कल्याण कौन करेगा? जनजाति का कल्याण करेंगे फूल सिंह जी। जनजाति को कल्याण कौन करेंगे? फूल सिंह जी मीणा। तो यहाँ पर देखो बी है वो असत्य था, तो ये इस प्रकार है। ये चारों पांचों महत्वपूर्ण है, वो मैंने बताई दी है। अब 3-4 और बचती हैं जो महत्वपूर्ण है। एक तो जनलेखा समिति, एक प्राकलन समिति क ख, और राजकीय उपक्रम समिति, ये आपको 4 और बचती हैं। अगर आप किसी को पता है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट या किसी और माध्यम से टेलीग्राम वगैरह पे बता दूंगा। आगे बढ़िए। हाल ही में प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया? तो दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन किया गया कोटा के अंदर। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ओम जी के द्वारा किया गया, यानी कि ओम बिरला के द्वारा किया गया, जो कि क्या है? सांसद हैं। ओम बिरला के द्वारा यहाँ पर दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने में और उनकी सहायक उपकरण वितरित करने के लिए यहाँ पर आपके दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन किया गया है कोटा के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे के आर श्रीराम, और ये एम श्रीवास्तव की जगह लेंगे स्थान पर। एम श्रीवास्तव के स्थान पर ये बनेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। के आर श्रीराम बनेंगे राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उनको नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये कहाँ थे? तो इससे पहले ये थे मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और ये एम श्रीवास्तव है, इनको अब मद्रास भेजा जाएगा।
इनको मद्रास भेजा गया। संजीव खन्ना कौन है, बी आर गवई कौन है, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। बी आर गवई वाला जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूथ कहाँ का है, ज्यादा यूथ कहाँ पर है? तो ज्यादा यूथ बिहार में है, तो इसका आयोजन भी कहाँ हो गया? बिहार में हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें राजस्थान कुल 60 पदकों के साथ पहले स्थान पर बिल्कुल नहीं रहा, राजस्थान आपके तीसरे स्थान पर रहा है। 60 पदकों के साथ कितने स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर रहा महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर रहा हरियाणा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरा कथन हो गया गलत, पहला कथन बिल्कुल सही है। तो केवल एक सही है, ए ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसकी अधिक जानकारी के संबंध में। तो आगे देखो इसकी अधिक जानकारी। अधिक जानकारी में क्या है, इसका आयोजन मई में किया गया, 4 से 15 मई 2025 तक बिहार के अंदर किया गया। बिहार में एक जगह नहीं 5 जगह हुआ है अलग अलग, जिसमें पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय शामिल है। और नई दिल्ली में भी इसका शूटिंग वाला आयोजन हुआ था। शूटिंग, जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग, वो नई दिल्ली में हुआ था। ये पहली बार था जब बिहार ने किसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लेवल के मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट की मेजबानी की हो। इसके शुभंकर की बात करें तो गज सिंह था, यानी कि इसमें गज यानी कि गज और सिंह की अगर बात करें तो इसमें हाथी और सिंह के गुणों का प्रतीक था। और ये कहाँ से प्रेरित है? ये नालंदा और बोध गया के पाल वंश की विरासत से प्रेरित था। तो ये भी पूछा जा सकता है, नालंदा और बोध गया के कौन से वंश से प्रेरित हैं? पाल वंश। हालांकि इससे हाई लेवल का पटवारी में नहीं आता इतना, फिर भी प्रथम स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र को मिला है। प्रथम स्थान किसको मिला? महाराष्ट्र को। और महाराष्ट्र ने कितने पदक प्राप्त किए? 158 पदक। दूसरा स्थान मिला हरियाणा को, 39 पदक। और राजस्थान ने कितने पदक प्राप्त किए? यहाँ पर 60 पदक। और 60 पदक के साथ तीसरा स्थान। 24 इसमें गोल्ड है, 12 इसमें सिल्वर है और 24 इसमें ब्रांज है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान वाला महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखें। कितने पदक? 60। बिहार के अंदर 60 पदक लेकर आया बिहार से। अगला प्रश्न देखो, मई 2025 में भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत में 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 86 नंबर पे कौन है ये आपको बताना है। तो 86वें अगर ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ये आपके बने हैं कौन? श्री हरि एल आर। श्री हरि एल आर ये 86वें। के पी श्याम निखिल की अगर बात करें तो ये 85 नंबर के। और वैशाली रमेश बाबू की अगर बात करें तो ये आपके 84 नंबर के हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। 86वें श्री एल आर, हरि एल आर, और के पी श्याम निखिल 85वें। हरि एल आर ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। और 87वें भी बन चुके हैं, तो 87वें कौन है ये मेरे को आप बता सकते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में दोहा डायमंड लीग में 2025 में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंका? नीरज चोपड़ा ने रिकॉर्ड बनाया, लेकिन यहाँ पर देखो भाला तो सबसे ज्यादा इसी में फेंका है, लेकिन यहाँ पर नीरज चोपड़ा को मिला क्या? तो नीरज चोपड़ा को नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड तो यहाँ पर बना दिया, लेकिन इसी के साथ नीरज चोपड़ा को दूसरा स्थान ही मिला। यहाँ पर स्थान कौन सा मिला? दूसरा स्थान। तो दूसरा स्थान मिला तो मेडल कौन सा मिलेगा यहाँ पर? तो सिल्वर मेडल मिलेगा। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल यहाँ पर मिला है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इससे ज्यादा जर्मनी का था, उसने आपके 91 पॉइंट कुछ फेंका था, 91.06, जो ये सी ऑप्शन में दे रखा ना 91.0 थे, ये जर्मनी वाले ने फेंका था और इसने आपके गोल्ड जीता था। इसने गोल्ड जीता। हमारे वाले ने 90.23 मीटर फेंका। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और हमारे वाले को क्या मिला? सिल्वर मिला। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में चीन में आयोजित 19वें सुदीरमन बैडमिंटन कप, ये देखो वैसे इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इस सोचाएं तो याद रख सकते हैं। महत्वपूर्ण नहीं है ये, क्योंकि ऐसा पूछा तो नहीं जाता है ऐसे गेम, फिर भी अगर आप ध्यान में रखें तो रख लें। 19वें नंबर का है, सुदीरमन है। कहाँ पर आयोजित हुआ? चीन में आयोजित हुआ, बैडमिंटन से संबंधित है। इसमें भारत का कौन सा स्थान था? बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो सुदीरमन की अगर बात करें तो भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है ये आपको बताना। तो भारत को इसमें 9वां स्थान मिला। सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जीता कौन इसमें? तो इसमें अगर बात करें तो आपके चीन है, ये जीता था, चीन में ही हुआ था। अगला है, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित 7वीं सैफ अंडर 19 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की अगर यहाँ पर बात करें तो अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब ये किसने जीता है? कहाँ पर आयोजित हुई है? अरुणाचल में आयोजित हुए हैं। कौन से क्रम की है? 7वें क्रम की। ये महत्वपूर्ण है।
ज़रूर इसमें ध्यान में रखें। तो इसका खिताब है वो आपके किसने जीत लिया है? भारत ने जीत लिया है। तो ये थोड़ा सा इसमें आप ध्यान में रखें। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक गोल किसने किए? सर्वाधिक गोल स्कोरर यहाँ पर कौन बना? तो सर्वाधिक गोल स्कोरर की बात करें तो ये भारत का ही है और इसका नाम है डेनी मितेई। क्या नाम है? डेनी मितेई इसका नाम है। और यहाँ पर अगर बात करें तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का नाम किसका ध्यान में रखना है? तो यहाँ पर नाम ध्यान में रखना है अरबाज का। मोहम्मद अरबाज नाम है, पूरा नाम मोहम्मद अरबाज है। सर्वश्रेष्ठ अगर गोलकीपर की बात करें, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की अगर बात करें तो ये कौन आ जाएंगे? ये आपका नाम ध्यान में रखना है सूरज सिंह। क्या नाम है? सूरज सिंह नाम रखना है। और यहाँ पर अगर बात करें फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला है? फेयर प्ले अवार्ड, फेयर प्ले अवार्ड ये किसको मिला है? तो ये आपके इंडिया को ही मिला है। तो आपको ध्यान में रखना अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है, सेफ अंडर 19 है, 7वें क्रम की है और इसमें 6 टीमों ने भाग लिया था। भारत इसमें जीत गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। 7वां संस्करण किसने जीत लिया है? भारत ने जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं, ये ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अगला, हाल ही में मैड्रिड ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? देखो जहां जरूरत होगी वहीं डिटेल बताऊंगा, वैसे तो चलता रहेगा। तो यहाँ पर आर्यना सबलेंका ने जीता है और पुरुष वाला कैस्पर रूड ने जीता है। पुरुष एकल का किसने जीता है? कैस्पर रूड ने जीता है। महिला वाला आर्यना सबलेंका ने जीता है मैड्रिड में। ठीक है, मैड्रिड वाला ध्यान रखें। आगे बढ़ो, भारत की पहली जीन संपादित भेड़ का सफल विकास किसने किया है? शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ने किया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अब तो 5 मिनट और लगेंगे, थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहां पर अगर बात करें तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो ये आपके कहां पर हुआ है? नीदरलैंड में हुआ है। भारत ने भी इसमें भाग लिया था और भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ पर संतोष कुमार सारंगी ने किया था, ऊर्जा मंत्रालय के सचिव हैं। ठीक है, नीदरलैंड में आयोजित हुआ। अगला है त्रिसेना संभावित युद्ध अभ्यास पाठ्यक्रम का दूसरा संस्करण। युद्ध अभ्यास का नाम है पाठ्यक्रम और ये पाठ्यक्रम कहां पर आयोजित हुआ है ये आपको बताना है। ठीक है, पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो पाठ्यक्रम आपके नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखें तीनों सेनाओं का संयुक्त है। संसद समिति, यहां पर देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी लोकसभा भी आपके सिलेबस में है तो ये लोकसभा के ही प्रश्न है। तो लोकसभा संसद समिति संसद से संबंधित आता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन, सभापति कौन है? केसी वेणुगोपाल। अनुमान समिति संजय जायसवाल। सार्वजनिक उपकरण समिति बैजयंत पांडा। तो ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ध्यान रखें, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो नालसा की अगर बात करें तो नालसा का किसको नियुक्त किया गया है? सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नालसा में ये किसको नियुक्त किया गया है? सूर्यकांत को। और इससे पहले आपके बी आर गवई थे यहाँ पर। इससे पहले यहाँ पर कौन थे? बी आर गवई, जो आपके भारत के क्या है 52 में सीजेआई है। क्या है? भारत के 52 में सीजेआई। अभी मैंने प्रश्न पूछा था, आपने बताया होगा। और हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार को। किसे? अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजय कुमार, यूपीएससी। अगला प्रश्न 71वां, यूपीएससी से याद आया आरपीएससी का भी अभी नया अपडेट आ गया है कि उसमें 10 सदस्य होंगे। ठीक है, और अध्यक्ष सहित 11 का बात की जा रही है। 71वां बाफ्टा टेलीविजन अवार्ड किसे प्रदान किया गया? अच्छा प्रश्न है। बाफ्टा टेलीविजन अवार्ड है वो किसको प्रदान किया गया है? तो ये लेनी जेम्स को प्रदान किया गया है। किसको? लेनी जेम्स को प्रदान किया गया है। यहां पर देखो कुछ नाम है, मारिसा एबेला, तो ये आपके सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का है। ये सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस की बात करें तो मारिसा एबेला। और सर्वश्रेष्ठ एक्टर की अगर बात करें तो एक्टर तो आपके ये होंगे
लेनी जेम्स, ठीक है। और ये एरियन जो बकारे हैं, इनकी बकारे साहब की बात करें तो ये आपके सहायक अभिनेता है। ये क्या है? सहायक अभिनेता। तो इतना कौन पूछता है, रहने दो इसको। सहायक अभिनेता, ये सहायक अभिनेत्री है नीचे वाली जेसिका गन्निंग। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किन भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया है? अच्छा प्रश्न है। किन भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत हैमरशोल्ड सम्मानित किया है हैमरशोल्ड मेडल से? हैमरशोल्ड, तो ये अच्छा प्रश्न है। एक अमिताभ झा और संजय सिंह, दोनों का नाम ध्यान में रखना। अमिताभ झा और संजय सिंह, ये दोनों करेक्ट होंगे। यहाँ पर दोनों का ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप मैं आज से लिख देता हूँ, दोनों को मिला है। और पी हरीश ने ये अवार्ड है वो प्राप्त किया है। प्राप्तकर्ता कौन है? पी हरीश, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17वीं, 16वीं और 18वीं लोकसभा में लगातार उत्कृष्ट कार्य करने के लिए संसद रत्न, ये देखो संसद रत्न राजस्थान के लिए अभी हमने पढ़ा था। और अब ये 16वीं, 17वीं और 18वीं 3 बार इनको संसद रत्न पुरस्कार मिल चुका है। प्राइम पॉइंट के द्वारा ये दिया जाता है। तो इसमें ये 3 नाम ध्यान में रखने, चारों नाम, भर्तहरि मेहताब, सुप्रिया सुले, एन के प्रेमचंद्रन और अप्पा बराणे, इन सभी को चारों को मिल चुका है, 3 बार मिल चुका है। तो मैंने यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, कोई ऑप्शन नहीं दिया, जो चारों आपके उत्तर सही है। ये कंटेंट डिलीवर करने के लिए मैंने ऐसा किया है। अगला प्रश्न देखो, मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले भारतीय अधिवक्ता कौन है? ये आपके बहुत ही शानदार वाला प्रश्न है। भारतीय अधिवक्ता कौन है? और यहाँ पर अगर बात करें तो इनका नाम तो आप जानते होंगे, ये बाल अधिकार कार्य करता है ये, और इनका नाम है आपके भुवन रिबू। बाल अधिकार से संबंधित ये काम करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ए ऑप्शन अच्छा प्रश्न है। मेडल ऑफ ऑनर इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये डोमिनिकन गणराज्य में आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में इनको प्रदान किया गया है, वर्ल्ड ज्यूरिस्टिक एसोसिएशन के द्वारा ये प्रदान किया गया। और आज का अंतिम प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो खाद्य यानी कि भोजन, भोजन यानी कि भूख किसको लगेगी? जो हंगरी होगा। तो इससे ध्यान रख लेना, मारियंगला हंगरिया को ये प्रदान किया गया है। और मारियंगना हंगरिया की अगर बात करें, मारियंगला हंगरिया की, तो इसका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है ब्राजील से। तो ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पूरी उम्मीद है कि ये क्लास आपने पूरी अटेम्प्ट की होगी। और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपके सामने है और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इसकी PDF वगैरह वही मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।